बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप। हमारा पहला लेक्चर सिविल कोड ऑर्डिनेंस के हवाले से है। कल हमने इसके पहले 16 सेक्शन पढ़े थे, आज जो रिमेनिंग सेक्शन है पहले वो पढ़ेंगे और उसके साथ साथ इसके जो पास पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको भी इवेलुएट करेंगे कि इसमें किस किस्म के जो सवालात हैं आपके पास पेपर में आते रहे हैं। पास पेपर के हवाले से 2 से 3 ऐसे अहम सवाल हैं जो बार बार रिपीट होते रहे हैं, वही हम सबसे पहले देखेंगे। वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से इसके सवाल हैं जो रिपीट हो रहे हैं। 2017 के पेपर से हम स्टार्ट करेंगे कि 2017 के पेपर में कौन कौन से सवाल आए थे। सबसे पहले 2017 का जिसका पेपर उसमें सवाल आया था, डिस्कस द जुडिशियल हायरार्की ऑफ सिविल कोर्ट्स। मोस्ट कॉमनली रिपीटेड जो क्वेश्चन है वो यही है कि आप हायरार्की बताएं सिविल कोर्ट की। सिविल कोर्ट की हायरार्की का मतलब क्या है, जो हमने सेक्शन 3 में पढ़ा है कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उसकी अदालत है, फिर कोर्ट ऑफ सिविल जजेस। साथ इंक्लूड करेंगे सिविल जज क्लास 1, 2 और 3 को, और साथ इनकी जो जुरिस्डिक्शन के इसमें जिक्र किया गया वो हमारा सवाल का जवाब होगा। इनफैक्ट अगर ये सवाल आए दैट डिस्कस द जुडिशियल हायरार्की, सेक्शन नंबर 2 से लेकर 2 तो डेफिनेशन क्लास है, 3 से लेकर 16 तक जितने पॉइंट्स हैं सारे के सारे इसमें एज इट इज़ हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। विच इज़ द प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन एंड व्हाट कोर्ट्स हैव द पावर टू ट्रांसफर एंड विड्रॉ ऑफ सूट्स। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन तो वो तो डेफिनेटली सिविल कोर्ट है, लेकिन ऑन द अदर साइड कल हमने पढ़ा था कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके पास भी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन मौजूद है। तो बेसिकली वही सेम चीज़ आएगी, लेकिन सिर्फ सेक्शन पहले कौन से लिखेंगे, जो सिविल कोर्ट वाला सेक्शन है वो पहले, और इसको डिफ़ाइन करना शुरू करेंगे सिविल जज क्लास 1 को, 2 को और 3 को, और उनकी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन कितनी कितनी है। सिविल जज क्लास 1 की कितनी है, अनलिमिटेड। क्लास 2, 3 जब भी जुरिस्डिक्शन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लिखेंगे। 2016 अगर डेट भूल जाए, इन 2016 लाहौर हाई कोर्ट पब्लिश्ड अ नोटिफिकेशन जिसके ज़रिए से उसने सिविल जजेस की जुरिस्डिक्शन को डिफ़ाइन किया, विच इज़ एज अंडर 1 मिलियन, 5 मिलियन और अनलिमिटेड। 2019 में सवाल आया, व्हाट आर दोज मैटर्स विच द पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू फ्रेम रूल्स। अब ये बिल्कुल एक छोटा सा सेक्शन है एंड पे जाकर, जिसके 5 से 6 पॉइंट्स हैं और ये 2 बार रिपीट हुआ है, एज इट इज़ हुआ है। तो अब इसको हमने एक्सप्लेन कैसे करना है कि जो 5 पॉइंट अभी हम आज पढ़ेंगे उन 5 पॉइंट के हेडिंग्स बनाएंगे, और हेडिंग बनाकर हर पॉइंट को आधे आधे पेज पे हमने क्या करना है, फर्दर एक्सप्लेन करना है। और ये सवाल इसमें से 2 बार रिपीट हो चुका है, 22 में भी यही सवाल आया था। उसके बाद है एक्सप्लेन द टेरिटोरियल एंड पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स विद इन द स्कीम एज कंटेन्ड इन द वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस। अगेन वही सवाल जो हमने इसमें पढ़ा है कि सिविल जज क्लास 1, 2, 3 उसकी क्या जुरिस्डिक्शन है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की क्या जुरिस्डिक्शन है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन होगी ओरिजिनल अलग बताएंगे और अपीलेट जुरिस्डिक्शन उसमें अलग बताएंगे। 2020 में सवाल आया दैट इनमोरेट क्लासेस ऑफ कोर्ट्स एज वेल एज देयर पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन एंड लोकल जुरिस्डिक्शन अंडर द पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस। वही एक क्वेश्चन इसमें बनता ही एक है। टोटल 24 सेक्शन है, टोटल इसके 4 पेज हैं। जो भी सवाल आए तो हमने करना क्या है, जो चीज़ वो पूछे वो पहले बतानी है और बाकी सारे सेक्शंस क्या कर देने हैं, उसके साथ ऐड कर देने हैं। विच इज़ द प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड विच कोर्ट हैज़ द प्रेरोगेटिव फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जुडिशियल वर्क। जुडिशियल वर्क कौन प्रेरोगेट कर रहा था, अगर आपको याद हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहले ओरिजिनल पावर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कि वो प्रेरोगेटिव है उसका कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा जुडिशियल वर्क को। फिर हमने कहा था कि वो फर्दर डेलीगेट कर सकता है किसको, किसी भी सिविल कोर्ट को। सिविल कोर्ट में किसको करेगा, सिविल जज क्लास 1 को करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर डिफाइन द फॉलोइंग गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, लैंड सूट और समाल काज। डिस्कस द जुडिशियल हायरार्की ऑफ सिविल कोर्ट एज ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन। टोटल अगर देखें तो वही 2 या 3 सवाल हैं जो बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि इसमें 24 सेक्शन में कोई और सवाल बन ही नहीं सकता। आज हम पढ़ते हैं जुरिस्डिक्शन इन सिविल अपील्स। अगर वो सिंपल आपसे जुरिस्डिक्शन पूछे तो आपने दोनों पहलू बताने हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है और अपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या है। ओरिजिनल के अंदर जो मेन चीज़ हमने अभी तक देखी है, एक तो सिविल जजेस के हवाले से देखा है, अभी हम इसको बेसिकली डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट जज के हवाले से। उसके हवाले से इसलिए डिस्कस करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज की हमने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पढ़ी थी, और वो क्या थी, इसकी जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो है अनलिमिटेड।
द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल जज इज़ अनलिमिटेड। अब यहाँ पर अपेलेट जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे तो सेक्शन 17 save as otherwise provided by the enactment for the time being in force an appeal from a decree or order of a district judge or additional district judge exercising original jurisdiction shall lie to the high court। एक ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। अब यहाँ पे हमने इसको पेपर में कैसे एक्सप्लेन करना है, इसमें इजाफा क्या करना है, वही पॉइंट 3 लाइन के अंदर जनरल प्रिंसिपल है। अब इसको एक्सप्लेन करते हुए आधा सफ़ा या उससे ज़्यादा एक सफ़ा हम कैसे बनाएंगे, वो पॉइंट आपने सिर्फ समझना है और इसको आगे आपने लिखने की कोशिश करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर अब एक हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट जज और दूसरा कौन सा है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है। अब सेक्शन 17 इनिशियली क्या कह रहा है, एज़ पर सेक्शन 17 हम ये बताएंगे कि एज़ पर सेक्शन 17, अब इसको बढ़ाने के लिए एज़ पर सेक्शन 17 ऑफ सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962, ऑटोमेटिकली एक लाइन क्या होगी इसमें चली गई ना, एज पर सेक्शन 16 ऑफ सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 द अपील अगेंस्ट ऑर्डर डिक्री जजमेंट पास बाय द डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लाइज बिफोर द हाई कोर्ट। अब यहाँ पर आप उसको एक्सप्लेन करें, विच मीन्स दैट बोथ डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज enjoy the equal judicial powers. One cannot file an appeal before the district judge against the order passed by the एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अब बट में क्या एक्सप्लेन करना है, द डिस्ट्रिक्ट जज enjoys more administrative powers than the additional district judge because he distributes the business as per section। अब वहाँ पे सेक्शन का हवाला दे दें कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस की बात करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है उसको बिजनेस कौन देता है, डिस्ट्रिक्ट जज, एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज बट एडमिनिस्ट्रेटिवली नॉट जुडिशली। जुडिशल पावर्स क्या है, इक्वल है। अब इसको आगे एक्सप्लेन करते हुए आपने क्या कहना है कि इन द बिगिनिंग ऑफ सेक्शन 17 इट इज स्टेटेड दैट सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी इनेक्टमेंट, कि अगर कहीं पर बताया गया है तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ कोई भी आपका मैटर उसको डिस्ट्रिक्ट जज क्या करे, एंटरटेन करे। एंड एन एग्जाम्पल कहाँ पर है, इज इनविसेज इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वेयर अपील अगेंस्ट द ट्रांसफ़र ऑफ सिविल सूट, जो कि आप एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से दूसरे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाना चाहें तो किसके पास फाइल करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज। तो वो पहला लफ्ज़ उसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब क्या है कि अगर कहीं बयान किया गया हो तो उस सूरत में आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील फाइल कर सकते हैं। और वो कहाँ पे बयान किया गया, वो बयान किया गया आपके कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और ऐसी और भी मिसालें हैं। अब ये 3 लाइनों की क्या बन गई आपकी एक्सप्लेनेशन, 2 से 3 इसको बेशक आप हेडिंग्स में लेकर आएँ कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड को आप एक्सप्लेन करते हो, उसकी हेडिंग बनाएंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन बनाने के बाद आप उसको लिखेंगे कि एज जो सेक्शन आपका 17 स्टार्ट्स फ्रॉम द सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, विच मीन्स कि अगर किसी और कानून में कहीं पे कुछ ऐसा लिखा गया तो वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में हमें बताया गया कि जब हमने ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन देनी है अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द, या अगेंस्ट ऑर्डर नहीं, किसी भी हमने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन देनी है तो किसको देंगे, हम जाकर डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज को देंगे, हाई कोर्ट को वो एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं करेंगे। बट इन जनरल रूल जो आप अपील फ़ाइल करेंगे अगेंस्ट द ऑर्डर्स पास बाय द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज, तो दोनों के खिलाफ कहाँ पर आपकी अपील जाएगी। जनरल रूल ये है कि आपकी जो अपील है वो कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट। अब इसकी एक प्रोविज़न से थोड़ी सी इसकी आगे दी हुई है, थोड़ी सी अक्सर लोगों को इसकी समझ नहीं आती। एन अपील शेल नॉट लाई, आगे क्या लिखा हुआ है, एन अपील शेल नॉट लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इन विच if the decree or order has been made by the district judge an appeal would not lie to the court। अब देखो बड़ी सादे से उसने बात की है, उसने कहा जी कि एक मुकदमा सुना है, किसने सुना है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने। इसने कोई क्या पास कर दी है, डिक्री और ऑर्डर। अब बात यह है कि क्या इसके खिलाफ अपील हाई कोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी। वो कहता अगर यही सेम मैटर एडजुडिकेट कौन करता, डिस्ट्रिक्ट जज एडजुडिकेट करता, और वहाँ पर अगर अपील लाए करती तो फिर तो इसके ऑर्डर के ख़िलाफ़ भी लाए करेगी। और अगर ये सेम मैटर डिस्ट्रिक्ट जज एडजुडिकेट करता और वहाँ पर अपील लाए ना करती तो फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के भी फैसले पर अपील लाए
नहीं करेगी। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको थोड़ी सी एक मिसाल समझाता हूँ। आपको ये पता है कि अगर हाई कोर्ट की हम बात करें, सेक्शन 100 CPC के मुताबिक ये पढ़ें, हाई कोर्ट जो है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को सेकंड अपील में एंटरटेन नहीं करता, सिर्फ किसको करता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ को करता है। ठीक हो गया। पेटी मैटर्स जिनमें सब्जेक्ट मैटर की जो आपकी वैल्यूएशन होती है 2.5 लाख से कम हो, हाई कोर्ट उसके ऊपर अपील एंटरटेन नहीं करता। अब फॉर एग्जांपल वो मुकदमा सुना है किसने, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने, और वो कहता है कि जी अगर यही मुकदमा कौन सुनता, डिस्ट्रिक्ट जज, और उस पर अगर अपील ना बनती होती तो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज सुने चाहे वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुने, हाई कोर्ट में अपील फाइल नहीं होगी। अब इसको दोबारा पढ़ लें, इसका यही सेम मतलब होगा, गौर से पढ़ें। एन अपील शैल नॉट लाई टू द हाई कोर्ट फ्राम डिक्री और ऑर्डर ऑफ एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इन एनी केस इन विच इफ़ द डिक्री और ऑर्डर हैज़ बिन मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज, कि अगर वही फैसला डिस्ट्रिक्ट जज करता, एन अपील वुड नॉट लाई टू द हाई कोर्ट, कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपीलेबल ना होगा तो फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के ख़िलाफ़ भी अपीलेबल। एक वेरी सिंपल इसका जो सीधा सीधा सर पाँव है वो क्या है कि कोई भी वो फैसला जो अपीलेबल हो उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील होगी, अदरवाइज़ अपील नहीं होगी। यानी कि अगर हम एपेलेट जुरिस्डिक्शन में जाना चाहें तो उस सूरत में अपील कब होगी कि अगर हाई कोर्ट में सेकंड अपील लाया करती होगी तब, और अगर डिस्ट्रिक्ट जज उसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आ जाए तो फिर बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ओरिजिनल, अब ये चीज़ें आप सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस को अकेला अकेला नहीं समझ सकते, इसको समझने के लिए थोड़ा थोड़ा आपको CPC का कंसेप्ट होना ज़रूरी है। अब अगर आप सेक्शन 96 पढ़ें, याद है किसी को कि ये नहीं, हमने पढ़ा था पिछले दिनों, कि जो एवरी डिक्री है वो अपीलेबल है। फर्स्ट अपील किसके खिलाफ होती है, एवरी डिक्री। तो जब हमारा डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कोई भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में मुकदमा सुनेगा तो उसकी डिक्री कौन सी होगी, ओरिजिनल डिक्री जो भी होगी उसके खिलाफ तो अपील होनी ही होनी है। हाँ, अगर ये पहले नंबर पे मुकदमा सुना सिविल कोर्ट ने, उसमें अपील कहाँ पर आई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ख़िलाफ़ कभी अपील होगी कभी अपील नहीं होगी, क्योंकि अपील की डॉक्ट्राइन क्या है, दैट अपील लाइज अगेंस्ट एवरी डिक्री बट फर्स्ट अपील, बट सेकंड अपील लाइज अगेंस्ट सर्टन डिक्रीज जिनके बारे में सेक्शन 100 में बयान किया गया सिर्फ वो अपीलेबल होंगी, सारी की सारी डिक्रीज हमारी अपीलेबल नहीं होंगी। तो अब ये क्या हम इसको, इन चीज़ों को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जब ये छोटा सा सेक्शन हमारे पास 20 नंबर के लिए आएगा तो हमने इंटरलिंक कहाँ से करना है, क्वेश्चन फॉर्म अप कहाँ से करना है, तो हम इसको फॉर्म अप करने के लिए इलस्ट्रेशंस सेक्शन 96 की मदद से, CPC के सेक्शन 100 की मदद से वहाँ से लेकर आएंगे और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो सेक्शन है इसका मतलब क्या है और क्या नहीं है। बट इन वेरी सिंपल वर्ड्स, जिन्होंने इस बार पेपर नहीं देने वो सिर्फ इतनी सी बात समझ लें कि सेक्शन 17 ये कहता है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फैसला करे चाहे डिस्ट्रिक्ट जज फैसला करे, अपील कहाँ जाएगी, डायरेक्ट हाई कोर्ट। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट के ख़िलाफ़ डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील फाइल नहीं होगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये है सेक्शन 17। अब आ जाए जी 18, अपील फ्राम सिविल जजेस। और जब भी वो जुरिस्डिक्शन की बात करेगा तो हमने अलग अलग सेक्शन उसको ओरिजिनल के अलग बताने हैं और अपीलेट जुरिस्डिक्शन के फैसले उसको क्या बताने हैं, अलग। ये हमने अपीलेट जुरिस्डिक्शन किसकी बताई है, बेसिकली हाई कोर्ट की बताई है अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अब हम बात करते हैं सिविल कोर्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करें, और वो सबसे मेन चीज़ क्या है कि अगर किसी के जहन में ये है कि अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द सिविल कोर्ट अपील इज़ ऑलवेज फाइल्ड बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज, तो ये गलत है। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, हमने अभी ये पढ़ा है कि फ़ैसला चाहे डिस्ट्रिक्ट जज करे, फैसला चाहे करे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, अपील इज़ ऑलवेज फाइल्ड बिफोर द हाई कोर्ट, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जब फैसला करे कौन, आपका सिविल कोर्ट, समटाइम्स द अपील लाइज बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज एंड समटाइम्स द अपील लाइज बिफोर द हाई कोर्ट। यहाँ पर जैसे अगर आपको याद हो, अभी आज हमने क्रिमिनल अपील पढ़नी है, वहाँ पर भी यही सेम चीज़, यही सेम कंसेप्ट होगा कि लाजिम नहीं है कि मजिस्ट्रेट के हर फैसला के ख़िलाफ़ अपील सेशन कोर्ट में जाए, बल्कि मजिस्ट्रेट के कुछ फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी और कुछ फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी। उसी तरह यहाँ पर भी है कि जो आपका सिविल कोर्ट है उसके कुछ फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील कहाँ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और कुछ फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील कहाँ जाएगी, आपके हाई कोर्ट। सेक्शन 18 में क्या बता रहा है, सेव एज अफोरसेड एन अपील फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ सिविल जज शैल लाई टू द हाई कोर्ट
if the value of the original suit in which the decree or order was made exceeds 50,000 रुपीज़। अब ये 50,000 रुपीज़ हो गया पुराना, ये सब्स्टिट्यूट हो चुका है हर जगह पर। इसमें क्या आ चुका है, जो अगर आप बात कर लें जनाब इसमें सब्स्टिट्यूशन की, तो एक अमेंडमेंट पंजाब की है सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 इन क्लास फॉर द वर्ड 25,000 द वर्ड 50 मिलियन आया हुआ है पंजाब के अंदर। 2016 में इसको 50 मिलियन रुपीज़ कर दिया गया। पंजाब के हवाले से ये वर्ड जो है आपका वो क्या है, 50 मिलियन। अभी आप इसको क्लियर करें। अब देखें, सिविल कोर्ट ने फैसला सुनाया, डिक्री पास कर दी, और वो डिक्री कितनी है, अप टू 50 मिलियन। तो अपील आपकी लाए करेगी किसके पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। और अगर वो क्या है, मोर देन 50 मिलियन, तो अपील आपकी कहाँ लाए करेगी, अपील आपकी लाए करेगी हाई कोर्ट। 50 मिलियन कितना है जनाब, 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए को उन्होंने लिमिट रख दी है। कब रखी है, 2016। पंजाब ने 2016 में ये जो 50,000 का लफ्ज़ लिखा हुआ है सेक्शन 18 के अंदर, उसको अमेंड करने के बाद कितना कर दिया, सेक्शन 18 के 50,000 को अमेंड करने के बाद 5 करोड़ रुपए कर दिया। तो अब सिंपल अगर हम अपेलेट जुरिस्डिक्शन की बात करें तो 3 लफ्ज़ जो लाजमी तौर पर आपके जहन में होने चाहिए, बट जब भी अपेलेट जुरिस्डिक्शन का सवाल लिखेंगे तो पहले बताएंगे व्हाट इज़ मेंट बाय अपील। अपील इज़ रिमूवल ऑफ काज फ्राम द लोअर कोर्ट टू द सुपीरियर कोर्ट आर द जुडिशियल रिकन्सिडरेशन ऑफ एनी मैटर अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द लोअर कोर्ट बिफोर द सुपीरियर कोर्ट्स। पहले क्वेश्चन को बनाने के लिए कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह ऐड करेंगे, कोई ना कोई चीज़ें हम डालेंगे ताकि हमारा जो है वो मैटर पूरा। क्रॉस रेफरेंस में हम क्या करेंगे, सेक्शन 96 to 103 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉर अपील अगेंस्ट द डिक्री एंड सेक्शन 104 फॉर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, हम उसको क्रॉस रेफरेंस में लेकर आएंगे। उसको साथ अटैच करते हुए 3 बातें ऐसी हैं जो आपने लाजमी जहन में रखनी है। ये फिगर गलत नहीं होना चाहिए, बाकी चीज़ें आगे पीछे हो जाए तो हो जाए। कौन से, नंबर 1, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द डिस्ट्रिक्ट जज आर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ऑलवेज लाइज बिफोर द हाई कोर्ट। सेकेंडली, अगर सिविल कोर्ट फैसला करे एंड द अमाउंट ऑफ डिक्री इज़ लेस देन 50 मिलियन रुपीज़, अपील होगी डिस्ट्रिक्ट जज के पास, और अगर इज़ मोर देन 50 मिलियन तो अपील होगी बिफोर द हाई कोर्ट। अब इसमें अगली बात क्या समझनी है, अगली बात इसमें आपने ये समझनी है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर एक चीज़ क्लियर हुई, दैट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ अनलिमिटेड ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन, अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन इन ओरिजिनल सिविल सूट्स। ओरिजिनल सिविल सूट जैसे हमने ऑर्डर 37 का, आप इसमें एग्जांपल भी दे सकते हैं कि एज जो आपका सूट है अंडर ऑर्डर 37 इज़ ऑलवेज फाइल्ड बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज इन इट्स ओरिजिनल अनलिमिटेड पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। डिस्ट्रिक्ट जज की ओरिजिनल मैटर्स में पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कितनी है, अनलिमिटेड है, बट अपील सुनते वक्त उसकी जुरिस्डिक्शन कितनी हो जाएगी, 50 मिलियन रुपीज़। अगर 50 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा का, अब यही मैंने आपको कल कहा था कि थोड़ा सा इलॉजिकल है। इलॉजिकल कैसे है कि सिविल जज इसका मतहत है, वो तो ट्रायल चला सकता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज उसका क्या है, सीनियर है, और उसके पास ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है भी सही, इवन देन वो क्या नहीं कर सकता, वो अपील जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं सुन सकता। और आजकल अगर आप इन रियल चले जाएं, आपका यहाँ पर एक कनाल का घर 7-8 करोड़ रुपए का होता है। तो अगर वो एक कनाल का घर भी अंडर डिस्प्यूट आ जाए तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट जज उसका मुकदमा नहीं सुन सकेगा, क्योंकि उसकी जो अपील है वो कितनी है, उसकी जुरिस्डिक्शन वो है 50 मिलियन, 5 करोड़ रुपए उसकी अपेलेट जुरिस्डिक्शन है। तो ये 3 पॉइंट क्लियर हुए जनाब सेक्शन 17 और 18 की सूरत में। टू द डिस्ट्रिक्ट जज इन एनी अदर केस है वेयर द फंक्शंस of receiving any appeal which lies to the district judge under the last preceding subsection has been assigned to additional district judge, the appeal may be preferred to the additional district judge। बड़ी सिंपल सी बात है, हमें पता है कि जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी अपील लेकर जाते हैं तो वो किसके पास फाइल की जा सकती है, डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी हो सकती है और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी हो सकती है, दोनों के पास वो हो सकती है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट क्या कर सकता है, direct the appeals rank to the district judge from all or any of decree or order passed in any original suit by any civil judge shall be referred to such as civil judge as may be mentioned in the notification, and appeals shall thereupon be preferred accordingly, and the court of such civil judge shall be deemed to be a district judge for the purpose of all appeals so preferred। वो हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी सिविल जज को क्या कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट जज की कोई भी पावर डेलीगेट कर सकती है, बट नॉर्मली ऐसा होता
नहीं है, बट किया जा सकता है, यहाँ पर प्रोविज़न मौजूद है। आ जाए जी सेक्शन 19 की तरफ। 19 क्या कह रहा है? कंटिन्यूस ऑफ पावर्स ऑफ ऑफिसर, सप्लीमेंटल प्रोविज़न आ गई हैं। अपेलेट जुरिस्डिक्शन के साथ दो ही सेक्शन डील करते हैं, एक है सेक्शन 17 और एक है सेक्शन 18। उससे पहले हमने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पढ़ी, किसकी? सिविल कोड की अलग पढ़ी, और किसकी पढ़ी हमने? और एक छोटी सी चीज़ ध्यान में रखें, एक सवाल जो बार बार रिपीट हो रहा है, हायरार्की ऑफ द सिविल कोर्ट्स या हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स। तो इसमें आपने ना सिर्फ हायरार्की बतानी है बल्कि उनकी जुरिस्डिक्शन ना भी पूछो तो आपने बतानी है, ये बात जहन में रख लें। उनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी बतानी है, और उनकी कौन सी जुरिस्डिक्शन बतानी है आपने? उनकी क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, वो भी आपने बतानी है, चाहे उसने सवाल में पूछा है या नहीं पूछा। क्योंकि इसमें मैं वही बार बार आपको बता रहा हूँ कि सेक्शन टोटल हैं ही कितने? 24 इसमें सेक्शन हैं, जिसमें से आगे तो सप्लीमेंटल प्रोविज़न आ जाएंगी। असल प्रोविजंस कौन सी हैं? पहले दो सेक्शन को छोड़ें तो सेक्शन 3 से लेकर 18 तक टोटल ये 17 सेक्शन बनते हैं। 16 टोटल कानून में हैं ही 16 सेक्शन। इस बार के लिए जो दो क्वेश्चंस हैं, एक तो लिख लें साथ साथ, एक इस बार के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एपेलेट जुरिस्डिक्शन का आप लिख लें कि एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। उसके बाद दूसरा है हायरार्की ऑफ सिविल कोर्ट्स, और तीसरा रूल्स, जो भी मैंने आपको पढ़ाने हैं, रूल्स मेकिंग पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। ये 3 क्वेश्चंस हैं जो इस बार के लिए आपने करने हैं। ज़्यादा चांस एपेलेट जुरिस्डिक्शन का है, पिछले काफ़ी अरसे से इसकी एपेलेट जुरिस्डिक्शन डिस्कस नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले भी जो क्वेश्चंस अगर आप पुराने वाले देख लें, स्मॉल काज को वो अवॉइड इसलिए कर रहा है कि अब स्मॉल काज सूट आपके क्या हो चुके हैं, वैसे ही ओमिट हो चुके हैं। पुराने अगर आप पेपर देख लें ना, 1999 के 1996 के, उसमें यही सवाल आए होंगे, व्हाट आर द पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल जजेस हु हैज़ द पावर ऑफ कंट्रोल ओवर द कोर्ट्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, और विच आर डिसएंटाइटल्ड टू एंटरटेन एंड एडजुडिकेट सिविल सूट्स इन पाकिस्तान। अब ये डिसएंटाइटल्ड टू एंटरटेन का मतलब क्या है? वो आपसे पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन पूछ रहा है कि बताएं कि कौन सी पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है और कौन सी नहीं है। खैर, इसकी सप्लीमेंटल प्रोविज़न की तरफ आ जाएँ। सप्लीमेंटल प्रोविजंस मैंने आपको कई बार बताई हैं। ये क्या होती हैं कि जब कुछ चीज़ें ज़रूरी हों और किसी लॉ में उनको डिफ़ाइन ना किया गया हो तो किस सूरत में डिफ़ाइन किया जाता है उनको? सप्लीमेंटल प्रोविजंस की सूरत में। सबसे पहले 19 है कंटिन्यूस ऑफ पावर ऑफ ऑफिसर्स। अब एक वो छोटी सी बात बता रहा है, इसमें थोड़ा सा आपने जहन में रखना है, ये थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा, और वो चेंज क्या है? Whenever any person holding an office in the service of the state who has been invested with any power under this ordinance throughout any local areas is transferred or posted at any subsequent time to an equal or higher officer of the same nature within a like local area, he shall, unless the High Court otherwise directs or has otherwise directed, exercise the same powers. अब देखिए छोटी सी बात, जनरल हम ये करते हैं कि दैट द पावर्स आर डेलीगेटेड टू द ऑफिसेस, यानी कि पावर किसको दी जाती है? किसी ऑफिस को। जो बंदा उस ऑफिस में आके बैठेगा वो उस पावर को क्या करेगा? एक्सरसाइज। जैसे एक मिसाल के तौर पर जस्टिस ऑफ पीस, ये पावर है एक्स ऑफिशियो, जो भी कोर्ट ऑफ सेशन में आके सेशन जज बनेगा उसको उस ऑफिस की वजह से कौन सी पावर मिल जाएगी? जस्टिस ऑफ पीस। और जब वो सेशन जज वहाँ से उठेगा, किसी बैंकिंग कोर्ट में बैठ जाएगा, किसी आपके कंज्यूमर कोर्ट में बैठ जाएगा, तो वो जस्टिस ऑफ पीस नहीं रहेगा, क्योंकि जस्टिस ऑफ पीस की पावर किसके पास है? उस दफ्तर के पास है, सेशन जज के पास नहीं है। किसके पास है? उस दफ्तर के पास। सेक्शन 19 कह रहा है कि सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत जो पावर मिलेगी वो बंदे को मिलेगी, दफ्तर को नहीं मिलेगी। किसको मिलेगी? उस बंदे को। और अगर वो बंदा कहीं पोस्टिंग भी चला जाएगा तो पावर उसके साथ ही जाएगी जब तक वो पावर उससे विड्रॉ ना कर ली जाए। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत जो पावर है वो किसी पर्सन को दी जाती है, ऑफिस को नहीं दी जाती। सेक्शन 20 है जी, प्रोविजन रिगार्डिंग पिटिशन राइटर्स। अब ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ये पिटिशन राइटिंग और ये सारा कुछ। पहले अराइजी नवीस हुआ करते थे किसी ज़माने में, तब कंप्यूटराइज जो आपकी पिटिशंस हैं इनका मामला नहीं चलता था। तब ये होता था कि जब वो अजीब अजीब राइटिंग्स तो लोग लिख कर जाते थे, तो एक रूल बन गया कि जनाब जो भी पिटिशन आप लिख कर लाएंगे ना, 1962 में टाइपराइटर भी कम थे और प्रिंटर शिंटर ये सहूलत तो बिल्कुल सिरे से थी ही नहीं, तो फिर वहाँ पे अराइजी नवीस बैठा करते थे
जिनको बाकायदा तौर पर लाइसेंस जारी किया जाता था और वो अराइज़ नवीस क्या करते थे, वसीका नवीसी किया करते थे, यानी कि पिटिशंस और प्लेंट्स और तमाम चीज़ें वो लोग लिखा करते थे। तो सेक्शन 20 उस चीज़ के साथ डील करता है कि हाई कोर्ट क्या करेगा, इन कंसल्टेशन विद द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वेस्ट पाकिस्तान मे मेक द रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस ऑर्डिनेंस एंड एनी अदर इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स डिक्लेयरिंग व्हाट पर्सन शैल परमिटेड टू एक्ट एज पिटिशन राइटर। कौन कौन पिटिशन राइटर होगा? तो जब कहा कि हाई कोर्ट कंसल्टेशन के साथ करेगा तो लाइसेंस कौन जारी करेगा? हाई कोर्ट जारी करेगा। इसी तरह रेगुलेटिंग द इशू ऑफ द लाइसेंस टू सच पर्सनस, द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, और उसके बाद डिटर्मिंग द अथॉरिटी, ये सब कुछ कौन करेगा? आपका हाई कोर्ट। अब आलमोस्ट ये चीज़ ना होने के बराबर है। हाँ, अब यहाँ पर सेक्शन 21 थोड़ा सा पढ़ लें, टेम्परेरी वैकेंसी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। ये पॉइंट समझने वाला है, डिस्ट्रिक्ट जज और सिविल जज, इसकी टेम्परेरी वैकेंसी। डिस्ट्रिक्ट जज की टेम्परेरी वैकेंसी का मतलब क्या है कि अगर उसका ऑफिस टेम्परेरीली खाली हो जाए तो डिस्ट्रिक्ट जज की जगह कौन बैठेगा? सिविल जज का अगर ऑफिस खाली हो जाए तो सिविल जज की जगह कौन सा शख्स सिविल जज के फ़राइज़ सरअंजाम दे सकता है? अगर डिस्ट्रिक्ट जज का ऑफिस खाली हो, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज और ऑफिस बीइंग प्रिवेंटेड फ्राम परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़ बाय इलनेस और एनी अदर काज, द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अब पहला पॉइंट तो इधर तो बिल्कुल आसान था। आपको अगर कोई प्रैक्टिकली कोर्ट में जाता है उसको पता है कि जब भी डिस्ट्रिक्ट जज कहीं छुट्टी जाता है तो उसकी जगह कौन होता है? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बैठा होता है। और वो क्या करता है? जो आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है वो सिंपल फ़राइज़ किसके सरअंजाम देता है? वो फ़राइज़ सरअंजाम देता है आपके डिस्ट्रिक्ट जज के। ये तो हो गया क्लियर कि जब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होगा तो अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी नहीं है, चले यहाँ तक तो हमें पता है कि अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होगा तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज क्या करेगा? उसकी वैकेंसी फिल करेगा। कब? कि उसकी डेथ हो गई है या किसी और इलनेस की वजह से या किसी और टेम्परेरी ड्यूटी की वजह से या आउट ऑफ स्टेशन जाने की वजह से। अगर डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होगा तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उसके फंक्शंस परफॉर्म करेगा। इन केस फिर क्या हुआ? इफ़ एनी आर इन द एब्सेंस ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फ्राम द डिस्ट्रिक्ट, द सीनियर मोस्ट ऑफ द सिविल जज एट द हेड क्वार्टर। अब अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होगा तो फिर कौन होगा? सीनियर मोस्ट सिविल जज। ये पॉइंट भी जहन में रख लें क्योंकि ये सवाल अभी तक आया नहीं है किसी भी पेपर में। कोई एक आध अनसीन क्वेश्चन भी क्या हो सकता है पेपर में आ सकता है। अगर हम अनसीन की बात करें तो इसको आप देख लें कि सीनियर मोस्ट सिविल जज। अब दो हायरार्की बन गई, डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है तो कौन आएगा? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है तो फिर कौन होगा? सीनियर मोस्ट सिविल जज, जो आपका वहाँ पर स्टेशन पे होगा वो। और फिर क्या जनाब? shall assume the charge of the district without interruption of his ordinary jurisdiction and while so in charge shall perform the duties of the district judge with respect to the filing of the suit and appeal, receiving, pleading, execution of process। उसने बताया कि वो कौन कौन से काम करेगा जो आपका टेम्परेरी वैकेंसी को जज फिल करेगा। अब इसकी हेडिंग बनेगी विच फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय। अब इसकी आप पेपर में इस एक सेक्शन को एक्सपेंड कैसे करेंगे? सबसे पहले कहेंगे कि इंस्टांसेस ऑफ टेम्परेरी वैकेंसी, कि वैकेंसी कब होगी आप उसमें मेंशन करेंगे कि इफ़ द जज जो है वो हैज़ मेट टू हिज फेट, डेथ हो गया या वो किसी और इलनेस या टेम्परेरी ड्यूटी की वजह से वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इस सूरत में अगर वैकेंसी क्रिएट हुई है तो कौन फिल करेगा? एट द फर्स्ट प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन करेगा? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज करेगा। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में कौन होगा? सीनियर मोस्ट सिविल जज होगा। और उसके बाद अगली हेडिंग क्या बनेगी कि विच फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय सच जज। तो ये फंक्शंस, ये जो बंदा उसकी टेम्परेरी वैकेंसी को फिल करेगा वो पूरी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो करेगा जनाब इसमें से जो काम करेगा, शेल परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज विद रिस्पेक्ट टू द फाइलिंग ऑफ सूट, अपील, रिसीविंग, प्लीडिंग। फाइलिंग ऑफ सूट, फाइलिंग ऑफ अपील्स, उसके बाद रिसीविंग, प्लीडिंग्स। और क्या काम करेगा जनाब? रिसीविंग, प्लीडिंग करेगा। और उसके बाद जनाब एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस एंड द लाइक एंड शेल बी डेजिग्नेटेड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आर सिविल जज एज द केस मे बी इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड शेल कंटिन्यू इन सच चार्ज अंटिल द ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैज़ कम। उसमें उसने ये नहीं बताया कि रिसीव करने के बाद उस पर फैसले करेगा। वो कह रहा खाली क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा। एग्जीक्यूशन की भी जो दरख्वास्तें उसके पास आएंगी रिसीव करेगा, बट फुल फ्लेज फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेगा और इंतज़ार करेगा जब तक डिस्ट्रिक्ट जज आ ना जाए। डेलीगेशन ऑफ द पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। एनी डिस्ट्रिक्ट जज
लिविंग द हेडक्वार्टर, ये अगर आप कभी भी देखें, जब भी कभी डिस्ट्रिक्ट जज आपका छुट्टी पे जाता है या कुछ भी होता है तो एक नोटिफिकेशन जारी करता है बाकायदा, उसमें वो लिखता है कि जी मेरी जगह पर फ़लाँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के फ़राइज़। अब दोनों में फ़र्क क्या है? पहले में वो मर गया, उसके मरने के बाद बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या हुआ, नेक्स्ट जो बंदा है वो अपॉइंट हुआ। यहाँ पर वो मरा नहीं है, वो खुद डेलीगेट कर रहा है। अब अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे दैट अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मे परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, तो जवाब क्या होगा कि एक तो सेक्शन 21 है, एक है सेक्शन 22। सेक्शन 21 में तब होगा कि जब वो क्या हो चुका, उसकी डेथ हो चुकी है, और सेक्शन 22 में तब जब वो कहीं खुद जाए और अपनी पावर डेलीगेट करके जाए कि जनाब आप मेरी जगह पर ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो 21 और 22 में बेसिकली ये फ़र्क हुआ। और उसके बाद है एब्सेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑन लीव मे डेलीगेट टू द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आर इन द एब्सेंस ऑफ एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज टू द सीनियर मोस्ट ऑफ द सिविल जज at the headquarter the powers performed any of the duties enumerated in section 21 that may be emergent, and such officer shall be designated additional district judge or civil judge as the case may be in charge of the district। तो वही सेम चीज़ है, लेकिन फ़र्क क्या है कि वहाँ पर डेथ की सूरत में, इलनेस की सूरत में, यहाँ पर लीव की सूरत में या आउट ऑफ स्टेशन जाने की सूरत में, यहाँ पे वो खुद डेलीगेट कर रहा है, वहाँ पर सुपीरियर अथॉरिटी क्या करेगी, डेलीगेट करेगी। अच्छा जी, टेम्परेरी वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ सिविल जज, ये तो टेम्परेरी वैकेंसी किसकी थी, डिस्ट्रिक्ट जज की। दो सेक्शंस में हमने पढ़ी 21 और 22, दोनों में फ़र्क क्या है? 21 और 22 में ये फ़र्क है कि 21 में डेथ है और 22 में क्या है, वो खुद डेलीगेट करके जा रहा है। अब जनाब अगला है कि सिविल जज की वैकेंसी खाली। अब प्रैक्टिस में कौन बनता है, कोई प्रैक्टिस में है? अगर एक सिविल जज छुट्टी पे हो तो क्या होता है, दूसरे जज के पास मुकदमे होते हैं कि नहीं होते? वो पूरा मुकदमा सुनता है या सिर्फ कहानियाँ कराता है? कहानियाँ करा देता है, यानी कि वो सिर्फ एप्लीकेशन वगैरह एंटरटेन कर लेता है, बट वो मेन आर्ग्यूमेंट नहीं सुनता, मेन एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करता। वो कहता है जी वही आएगा तो करेगा, तारीख दे देता है, बट सारे केस किसके पास चले जाते हैं, सिविल जज। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट हमने जहन में रखना है, डिस्ट्रिक्ट जज गया तो उसका फंक्शन किसके पास आया, या सीनियर मोस्ट सिविल जज। अब अगर सिविल जज नहीं होगा तो उसका फंक्शन किसके पास आएगा? एक तो ऑप्शन आ गई अदर सिविल जज। अब क्या किसी और के पास ये फंक्शन जा सकता है या नहीं? अक्सर स्टेशंस के ऊपर, छोटे स्टेशंस पर चले जाए, कितने सिविल जज होते हैं छोटे स्टेशंस पे? एक दो नॉर्मली दो हैं, एक भी हैं, बहुत साइड एरियाज़ में हैं। पंजाब के साइड एरियाज़ में चले जाए ना आप, वहाँ पर एक एक है। इवन आप चले जाएं तो बाज़ स्टेशंस पर एक ही जज है, और वो स्टेशंस बड़े मज़े के होते हैं। लाहौर में तो जज की इज़्ज़त ही कोई नहीं। अगर आप लाहौर की अदालतों में चले जाएं, वाने अदल में चले जाएं, बंदे का सिविल जज बनने का दिल नहीं करता। इतना सा दफ्तर होता है और सब लोग उसको क्या कर रहे होते हैं, बस सही वाली उसकी कर रहे होते हैं। और जज साहब अंदर आते हैं जाते हैं, बाहर वकील साहब साथ ही बैठे होते हैं कुर्सी के ऊपर, सिगरेट लगा के, उसको फ़र्क पड़ता ही कोई नहीं है। और अगर आप कभी छोटे स्टेशन पर चले जाएँ, वहाँ पे जज साहब बहादुर जब आते हैं तो दरवाजे पे ऐलान होता है कि जज साहब क्या है, अरे सब लोग अलर्ट हो जाते हैं, सारे खड़े हो जाते हैं। फिर जज साहब बड़े क्रोफर के साथ जनाब आते हैं, सब लोग उनके लिए हाई कोर्ट की तरह क्या करते हैं, स्टैंडिंग, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। तो जो भी आपके जजेस होते हैं, कोई भी लाहौर में नहीं रहना चाहता। आउटर स्टेशन पे तो ये क्या होते हैं, बादशाह। और लाहौर में क्या होता है, अब जब लाहौर के वकील कहीं चले जाए ना और जज साहब अपनी कुर्सी पर में ना बैठे हो, वो चैम्बर में चले जाते हैं, जज साहब आके गाली सुन लो, तुसी कितने जाके बैठ गए हो? तो जज साहब पहले नंबर पे कहते हैं आप लाहौर से तो नहीं आए। और अदर स्टेशन पे जज साहब अगर अंदर बैठ के चाय पी रहे हैं, मजाल है कि कोई जाके जज साहब को क्या करे। जज साहब पूरे, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट के तहसील के क्या होते हैं, महर साहब होते हैं, मलिक साहब होते हैं, सारी उसकी जो रिस्पेक्ट होती है वो कुछ और ही लेवल की होती है। तो खैर, अब वो हमारे मोहतरम सिविल जज साहब किधर चले गए हैं, छुट्टी पे चले गए हैं। सहर साहब अगर पेपर देती, जज बन जाती, और वो किधर चली गई, सहर साहबा छुट्टी पे चली गई हैं। अब देखते हैं कि सहर साहबा की जगह किसी और का नंबर लग सकता है कि नहीं लग सकता। हाँ जी बताएं जी, किसका नंबर लगेगा? नहीं, पहले वाला काम ख़राब हो गया। किधर चली गई हैं? पढ़ो पहले, तुम पढ़ो, किधर भेजा है उसको? अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इन द इवेंट ऑफ डेथ, क्या हो जी, डेथ होगी। इन द इवेंट ऑफ डेथ सस्पेंशन होगी करप्शन के ऊपर। 3 जज निकले हैं ना कल परसों, ना सस्पेंशन आर टेम्परेरी एब्सेंस। चलो आर थर्ड पॉइंट पर रख लो। आर क्या है, टेम्परेरी एब्सेंस
क्या हुआ जनाब, ऑफ एनी सिविल जज द डिस्ट्रिक्ट जज मे एम्पावर एनी अदर सिविल जज। जो जनरली यही होता है कि जब कोई सिविल जज किसी भी वजह से छुट्टी पे चला जाए या ना हो तो किसको किया जाता है, एनी अदर सिविल जज। किसी भी और सिविल जज को उस सिविल जज का जो फंक्शन है वो दे दिया जाता है। जी आप इसके मुकदमे को देख लें। बट इन एवरी सच केस द रजिस्टर एंड रिकॉर्ड ऑफ द टू कोर्ट शैल बी केप्ट सेपरेटली। इसमें दो ऑप्शंस आपने देखी होंगी। जब इस सेक्शन के तहत कभी भी एक सिविल जज का काम दूसरे सिविल जज को दिया जाता है तो वो दो काम करता है। या तो वो ये करता है कि 12 बजे तक अपने मुकदमे सुनता है और फिर उस सिविल जज की अदालत में जाके बैठ जाता है। और अगर वो उसकी अदालत में जाकर ना बैठे और उसके मुकदमे अपने पास मंगवाए तो सिंपल ये कहा जा रहा है कि अपना रजिस्टर और उसका रजिस्टर वो क्या रखेगा, अलग रखेगा। क्योंकि हर सिविल जज का अपना क्या होता है, एक रजिस्टर होता है जिसमें वो क्या करता है, मुकदमों को सीक्वेंस में एंटरटेन करता है। उसके बाद क्या हुआ जनाब, सेक्शन 24 से सिविल कोर्ट हैविंग अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग वैल्यू टू ट्राई सच सूट अगेंस्ट द स्टेट एंड इट्स सर्वेंट्स इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। ये सवाल भी पेपर में एक बार आया, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि जब भी बात हम करेंगे, किस चीज़ की बात करेंगे कि अगर मुकदमा है जिसमें स्टेट पार्टी है या कोई पब्लिक सर्वेंट इन इट्स ऑफिशियल कैपेसिटी पार्टी है तो ये मुकदमा एंटरटेन कर सकता है ओनली एक ऐसा सिविल जज जिसकी अनलिमिटेड प्यूकनरी जुरिस्डिक्शन है। किसकी है, सिविल जज ग्रेड 1 की। अब जब वो जुरिस्डिक्शन का सवाल पूछेगा, उसने पूछा या नहीं पूछा, आपने सेक्शन 24 का हवाला देना है। और वो किस तरह देना है कि अगर मैटर जो है वो कौन फाइल है, उसमें पार्टी कौन है, इफ़ गवर्नमेंट, स्टेट या एनी पब्लिक सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन इट्स ऑफिशियल कैपेसिटी इज़ द पार्टी टू एनी सिविल सूट, दिस सिविल सूट कैन ओनली बी एडजुडिकेटेड बाय सिविल जज हैविंग अनलिमिटेड प्यूकनरी जुरिस्डिक्शन। और वो कौन है हमारे पास, सिविल जज ग्रेड 1। तो जहाँ पर जुरिस्डिक्शन का हवाला दे रहे थे वहाँ पर इस सेक्शन को क्रॉस रेफरेंस में ज़रूर हमने ऐड, उसने पूछा है या नहीं पूछा, हमें तो पता है क्योंकि जुरिस्डिक्शन अफेक्ट हुई है कि नहीं हुई, अफेक्ट हो गई है। तो जुरिस्डिक्शन के सवाल में, हायरार्की के सवाल में हम इस चीज़ को क्या करेंगे, लिखेंगे। और अगर वो हमसे हायरार्की का पूछे तो हम एब्सेंस का जिक्र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसने हमसे पूछा हायरार्की का तो हम उसको नहीं बता सकते। जब सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज का बताएंगे उसके बाद हम उसको बता नहीं सकते कि इन द एब्सेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज हु विल एक्ट एज द। तो मतलब आ जाके है कि ये हकीम लुकमान की फकी है कि जो भी सवाल है जवाब उसका क्या होगा, एक ही होगा। आपने चीज़ों, हाँ एंटरटेन कैसे करना, किसी चीज़ को पहले और किसी चीज़ को बाद में, सिर्फ ये फ़र्क आपने समझना कि पहले कब लिखना है और बाद में कब लिखना है। लेकिन लिखना क्या है, ये सारे पॉइंट्स उसमें आपने लिखने हैं। उसके बाद आ जाए जनाब, इसमें सेक्शन 25 क्या कहता है। 25 है जनाब, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ है। वो तो सबको पता है कि जनाब हाई कोर्ट क्या करता है, साल के शुरू में एक लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ वो दे देता है। सील ऑफ द कोर्ट, अदालत की मोहर किस किस्म की होगी, एक पर्टिकुलर उसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बताया गया है कि अदालत की जो मोहर है वो किस किस्म की होगी। और ये सेक्शन सवाल है जो बार बार रिपीट हो रहा है, सेक्शन 27। ये रूल्स वाला सवाल 2 बार आया पेपर में कि आप ये बताएं कि हाई कोर्ट किस किस हवाले से रूल्स बना सकता है। सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस को लेकर जो हाई कोर्ट रूल्स बना सकता है वो सारे के सारे किस में उसका जिक्र किया गया, सेक्शन 27 में। द हाई कोर्ट में विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, एक बड़ी सिंपल सी बात है, हाई कोर्ट जब भी रूल बनाएगा अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट से बनाएगा और उसको क्या करेगा, पब्लिश करेगा गजट में। द सुपरविजन ऑफ द सिविल कोर्ट्स एंड देयर विजिटेशन एंड इंस्पेक्शन, सुपरविजन, विजिटेशन और इंस्पेक्शन जो रूल्स बनाएगा हाई कोर्ट किसके हवाले से बना सकता है, सुपरविजन, उसके बाद विजिटेशन और इंस्पेक्शन। अक्सर आप देखते हैं ना कि जनाब डिस्ट्रिक्ट जज और आपका जो होता है सिविल जजेस के जाके वो क्या करता है, इंस्पेक्शंस करता है, विजिट करते हैं, प्रॉपर वहाँ पर जाते हैं, तो वो उसके हवाले से रूल्स है वो कौन बनाएगा, हाई कोर्ट। द एक्सरसाइज बाय द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द जनरल कंट्रोल वेस्टेड इन देम ओवर द सिविल कोर्ट इन देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज है वो कौन कौन से फंक्शंस जो है वो क्या करेगा, वो अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर एक्सरसाइज करेगा। ये कौन डिफाइन करेगा, हाई कोर्ट अपने रूल्स के ज़रिए से डिस्ट्रिक्ट जज को बताएगा कि आप क्या क्या पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। द प्लेस एंड टाइम फॉर द होल्डिंग ऑफ सिविल कोर्ट, ये सबको पता है कि सर्दियों में क्या टाइम होगा, गर्मियों में क्या टाइम होगा, किस जगह पर कोई भी सिविल कोर्ट होगा, ये कौन डिसाइड करेगा,
हाई कोर्ट रूल मेकिंग करेगा कि सिविल कोर्ट अलग बिल्डिंग में बैठेगा, कहाँ पे बैठेगा, कहाँ पर नहीं बैठेगा। द फीस टू बी चार्ज फॉर प्रोसेस इशूड बाय द सिविल कोर्ट और बाय एनी अदर ऑफिसर इन चार्ज। तो जो फीस आपकी प्रोसेस फीस कौन सी होती है? तलबाने हो गए, उसके अलावा जो आपके आगे फर्दर सर्विसिंग की या उसके अलावा कमीशन के जारी करने की, किसी भी ऐसे किसी प्रोसेस की फ़ीस। उसके बाद क्या है जनाब, द फीस पेबल इन एनी सूट और प्रोसीडिंग इन एनी सिविल कोर्ट बाय एनी पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लीडर आर एनी पार्टीज। जो फ़ी पेबल होगी, ये फ़ी पेबल किस हवाले से होगी? बाज़ का जुर्माने लग जाते हैं, जो इसमें लिखा हो ना फीस पेबल, एक प्लीडर के हवाले से और एक किसके हवाले से लिखी हुई है? पार्टी। आपको पता है कि जब किसी राइट ऑफ द पार्टी को क्लोज़ किया जाए और उसके बाद उसको जुर्माने के साथ रिवाइव किया जाए तो जुर्माना किधर जाता है? पार्टी को जाता है, दूसरी पार्टी को जाता है। जब भी राइट क्लोज़ होता है ना आपका, आप मुखालिफ हैं मेरे, आपका राइट क्लोज़ हो गया, आपने दरख्वास्त दे दी रेस्टोरेशन की, जनाब मुझे राइट दें अपीयर होने का, मैं फ़लाँ जगह पे था, ये था। कोर्ट कहता ठीक है जी, आपने जवाब दाखिल करना है, 5,000 रुपये जुर्माने के साथ आप क्या करें? जवाब दाखिल करें। वो 5,000 जुर्माना किसको जाता है? अपोजिट पार्टी को। वो बेसिकली क्या है? वो फीस पेबल टू द पार्टी आर प्लीडर है उसमें। द मैनर इन विच द प्रोसीडिंग ऑफ द सिविल कोर्ट शैल बी केप्ट एंड रिकॉर्डेड। अब देखिए हाई कोर्ट ने ये मैनर बता दिया, नहीं बता दिया? मैनर बताया कि नहीं बताया? कैसे बताया? प्रोसीडिंग और रिकॉर्ड टू बी केप्ट कैसे बताया? अभी करंट कौन बंदा जा रहा है प्रैक्टिस कर रहा है? करंट अभी ताज़ा कोई सिविल सूट फाइल किया? आखिरी सूट कब फाइल किया है? पंजाब में किया है। कोई फॉर्म शाम ऊपर लगता है कंप्यूटर वाला या नहीं लगता? लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ, उसके साथ क्या है, वो क्यों लगा रहे हैं कि आपका जो रिकॉर्ड है वो किस तरह मेंटेन किया जा रहा है? स्कैन करके उसका सॉफ्ट कॉपी में रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। किसने रूल बनाया है? हाई कोर्ट ने बनाया। हाई कोर्ट को किसने इख्तियार दिया? हाई कोर्ट को इख्तियार दिया था सेक्शन 27। वो ये कि अगर कोई भी आपका सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो किस तरह अपनी प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड उसको क्या करेगा? मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा। लिहाजा उन्होंने ये सारा कुछ कर दिया। रिपील एंड सेविंग जनाब, इससे पहले वाले जितने भी आपके कानून अगर कोई थे तो वो ख़त्म। आज के बाद ये वाला जो कानून है वो आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। ये टोटली था हमारा सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल अगेन वही है हायरार्की का। अगर पूछे आपने हायरार्की में उसको बताना है डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। जब इसको क्लियर करना फिर आपने यहाँ पे उसके सारे सेक्शंस क्रॉस करके लाने हैं। कौन कौन से? कि जी अगर डिस्ट्रिक्ट जज ना हो तो फिर कौन होगा? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ना हो तो फिर कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट जज की ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन क्या है? डिस्ट्रिक्ट जज की एपेलेट सिविल जुरिस्डिक्शन क्या है? फिर आप आ जाएंगे किसकी तरफ? सिविल जज क्लास 1, 2 और 3, उनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है? उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है? और फिर अगर सिविल जज एब्सेंट हो, किस वजह से एब्सेंट हो? पहली तो याद रहेगी ना, डेथ। दूसरी क्या थी? दूसरी शक्ल देख के बताता हूँ। पहली तो होगी डेथ, दूसरी ये जो बैठी है ऐनक वाली, दूसरी रीज़न इस पे लग सकती है। कौन सी थी पढ़ना? सस्पेंशन। नॉर्मली करप्शन पे ही होती है और कोई नहीं होती। हाँ, तो करप्शन की वजह से अगर क्या हो जाए, कोई सस्पेंशन हो जाए या क्या हो जाए, एब्सेंस हो, तो उस वजह से क्या है कि जो नेक्स्ट सिविल जज होगा उसको क्या किया जाएगा? पावर डेजिग्नेट कर दी जाएगी कि आप इसकी जगह पर क्या करें सिविल। और जब एक सिविल जज को किसी दूसरे सिविल जज की पावर डेजिग्नेट की जाएगी तो वो क्या करेगा? अपने रिकॉर्ड को उसके रिकॉर्ड से अलग रखेगा। ये क्या है आपका? सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस।